Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss about the master directions जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाले थे रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शंस 2025। तो जो भी इंटरेस्ट रेट का पेमेंट होता है ऑन डिपॉजिट्स उससे रिलेटेड डायरेक्शंस थे जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले। इफ यू आर टारगेटिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अस। और ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस डायरेक्शन को चालू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एक बैंक के लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, राइट। आप एज अ बैंक हो, आपने किसी से 1 CR का डिपॉजिट ले लिया तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट्स भी करोगे और उसको कभी ना कभी चुकाओगे भी, राइट। तो डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होते हैं, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये सर्कुलर गवर्न करता है कि जो इंटरेस्ट रेट आप पे करने वाले हो डिपॉजिट पे उससे रिलेटेड सारी चीजों को कि कब पे करना है, कैसे पे करना है। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, हर के अंदर डिपॉजिट लेने देने का तरीका अलग होता है, इंटरेस्ट पेमेंट अलग तरीके से होता है, अलग अलग अकाउंट्स के पर्पस होते हैं, उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट का एंड टू एंड डिस्कशन हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 1 अप्रैल को ही निकाला था, राइट। अगर प्रिलिमिनरी सेक्शन चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, दिस डायरेक्शन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बैंक टू फॉलो। क्या फ्रेमवर्क फॉलो किया जाए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। अभी बैंक का तो काम ही है डिपॉजिट्स लेना, डिपॉजिट्स लिए तो उन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उन इंटरेस्ट रेट को कैसे क्या गवर्न किया जाए उसके लिए पॉलिसीज बनेंगी। अब पॉलिसीज ऐसे हवा में तो बनेगी नहीं, कोई ना कोई फ्रेमवर्क आरबीआई को देना पड़ेगा। तो ये वही फ्रेमवर्क है जो आपका पॉलिसी जो भी बैंक बनाने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको गाइडेंस देने वाला है, उसको गवर्न करने वाला है। बेसिकली सारे ही बैंक्स पे लगेगा, अप्लाई टू ऑल द बैंक्स दैट आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट इन इंडिया, राइट। तो ये सारे ही बैंक्स पे यहाँ पे लगने वाला है बेसिकली, पर उनकी जो फॉरेन ब्रांचेस है उनके ऊपर ये नहीं लगने वाला है। तो दोज बैंक्स दैट आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द इंडियन ब्रांचेस ऑफ द इंडिया की जो बैंक्स की ब्रांचेस है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड है उनके ऊपर नहीं लगने वाला है। कुछ डेफिनेशंस जो इसके अंदर आने वाली है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट ARR, ठीक है, FCNR अकाउंट के बेसिस पे यूज होती है। हम इस वीडियो के अंदर बात भी करेंगे कि FCNR अकाउंट क्या होता है। ये डेफिनेशन क्या दे रखी है, मींस एनी वाइडली एक्सेप्टेड ARR ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। अरे कुछ नहीं, एक रेफरेंस रेट है, आपने डिपॉजिट्स लिए तो एक रेफरेंस रेट चाहिए ना, उसके अंदर आप अपना मार्जिन ऐड कर लोगे तो वो रेट बन जाएगी आपकी, राइट। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक रेफरेंस रेट है बेसिकली, और अलग अलग करेंसीज की है। पहले आपको बताना चाहूंगा FCNR अकाउंट क्या होता है कुछ ही देर में, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ARR का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर बैंक्स की डेफिनेशन भी गिवन है सर्कुलर के अंदर, जैसे कमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या आ जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक। तो इतना बड़ा इनका डेफिनेशन है, बैंक में इनने सब कुछ ही कवर कर लिया है। और कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब भी यहाँ पे कवर्ड है, राइट। तो इन सबको ये डायरेक्शंस फॉलो करने बहुत जरूरी है। आगे जाके एक टर्म आने वाली है बल्क डिपॉजिट। अभी उसका मतलब समझ लेते हैं कि बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब होता है। सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ और अबव, ठीक है, 3 करोड़ या उससे ज्यादा फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। 3 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट हुआ है, एक FD कराई 3 करोड़ या उससे ज्यादा की, तो फिर क्या हो गया, वो बल्क डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, बल्क डिपॉजिट हो गया, राइट। अच्छा, अगर RRB का केस है, लोकल एरिया का केस है, लोकल एरिया बैंक का, तो ऑब्वियसली यार वहां पे अमाउंट कम हो जाएगा, 1 करोड़ और अबव हो जाएगा, ठीक है, 1 करोड़ और अबव हो जाएगा। वापस 1 करोड़ एंड अबव रहेगा अगर टियर 3 या टियर 4 सिटी है। और केस किसका है, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। अगर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का केस है, राइट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, तो 1 करोड़ का अमाउंट हो जाएगा, वो भी टियर 3 और टियर 4 सिटीज के लिए। और 15 लाख का अमाउंट हो जाएगा फॉर अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स है तो उनके लिए तो यहाँ पे 15 लाख और अबव का अमाउंट ही क्या माना जाएगा, बल्क डिपॉजिट माना जाएगा, राइट।
तो बल्क डिपॉजिट का प्रोविजन हमने देखा, अगर आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो 3 करोड़ का अमाउंट है, राइट, या उससे ज्यादा। आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक की बात करें तो 1 करोड़ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टीयर 3 और टीयर 4 वाले, उनका 1 करोड़ एंड अबव है। और आपके अदर्स कोऑपरेटिव बैंक्स जो हो गए, राइट, उनका 15 लाख है। ये यहां पे बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए अच्छे से। अभी आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 के सर्कुलर के अंदर चैप्टर 2 है, उसके अंदर जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। अब इनका क्या मतलब होता है वो भी समझ लेते हैं। बैंक को सबसे पहले एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। तो एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी यहां पे बनाओ सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर, राइट। उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम रेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द सेम अमाउंट एंड टेन्योर अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। अब ऐसा नहीं कि पीएनबी बैंक का उदयपुर वाले ब्रांच में अलग रेट चल रही है, मुंबई वाले ब्रांच में नहीं, यार ऐसा नहीं, रेट एक ही होनी चाहिए। तो यू शुड बी फॉर्मिंग अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी जहां पे सेम अमाउंट के लिए और सेम टेन्योर के लिए अलग अलग ब्रांचेस के अंदर भी क्या हो, सेम परसेंटेज चल रहा हो। अच्छा, अमाउंट अगर ऊपर नीचे है, ज्यादा अमाउंट है तो फिर डिफरेंशियल रेट चल सकती है। सेम अमाउंट सेम टेन्योर, ठीक है, याद रखना, सेम अमाउंट सेम टेन्योर, ये दो चीजों की बात हो रही है, राइट। आप नेगोशिएट नहीं करेंगे विद कस्टमर, जो आपने पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। आप कस्टमर से नेगोशिएशन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्लियर लिख दिया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नो नेगोशिएशंस विद द कस्टमर इज अलाउड इन दिस डायरेक्शन। बल्क डिपॉजिट रेट मस्ट बी मेंटेन्ड इन द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ फॉर ऑडिट। तो बल्क डिपॉजिट रेट जो है वो आप सीबीएस में रखो ताकि उसकी ऑडिट हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बेसिकली सेम डेट है और सेम ब्रांच है, सेम अमाउंट है, तो वहां पे आपको सेम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। अलग अलग डिफरेंशियल रेट आप नहीं चार्ज कर सकते फॉर सेम अमाउंट एंड फॉर सेम ब्रांच, ठीक है, सॉरी फॉर सेम टाइम। इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क, अभी देखो बैंक के अंदर बहुत सारे अकाउंट होते हैं, राइट। डिपॉजिट कोई एक तरीके की थोड़ी होती है, आईएनआर में हो सकती है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है। ऐसे भी कुछ अकाउंट है जिनकी फॉरेन करेंसी के अंदर डिपॉजिट्स हो सकती है। सो बैंक शैल पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ मनी एक्सेप्टेड बाय देम और रिन्यूड बाय देम। देखो सबसे पहले तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा ऑन ऑल डिपॉजिट्स अदर देन द करंट अकाउंट। अरे यार, इतना तो सबको पता होना चाहिए कि एक करंट अकाउंट खुलता है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, राइट, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो वहां तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वहां तो इंटरेस्ट हमको देना ही नहीं है। पर जो दूसरे हैं डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं, ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है जिसको हम एनआरओ बोलते हैं, एनआरई अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, या फिर एफसीएनआर अकाउंट है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम के अंदर जो खुलता है। ये बहुत सारे अकाउंट है, इनके अंदर हमको आइडिया होना चाहिए कि एक तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन से अकाउंट है, क्या क्या काम करते हैं, प्लस इनमें इंटरेस्ट रेट रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं इस डायरेक्शन के अंदर, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए किसकी, इंटरेस्ट रेट की, कि किस अकाउंट पे आप कितना इंटरेस्ट रेट देने वाले हो, राइट, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ होना चाहिए। रेट जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर ब्रांचेस के लिए, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन डिपॉजिट शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल्ड। ऐसा नहीं यार वहां पे 6% लिखा है और आप उधर 7% चार्ज कर रहे हो, नहीं, जो शेड्यूल में लिखा है उसी के हिसाब से आप चलोगे और वो फिक्स होना चाहिए आपका शेड्यूल, राइट। कमर्शियल बैंक शैल मेंटेन बल्क डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कार्ड। कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, एक बल्क डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कार्ड करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है सीबीएस के अंदर, ताकि आगे जाके सुपरवाइजरी रिव्यू हो पाए, ऑडिट उसकी हो पाए, ठीक है। द रेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि डिपॉजिटर और बैंक के बीच में कोई भी रेट को लेकर नेगोशिएशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट। इंटरेस्ट रेट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रोज रोज उसको चेंज कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो और सुपरवाइजरी का रिव्यू हो पाए उसके ऊपर, ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। एनआरई, अभी फटाफट से अकाउंट समझ लेते हैं। देखो करंट अकाउंट सबको पता है, बिजनेसमैन लोग खोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं उन लोगों के, उस पर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है उनको, राइट, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट, उस पर एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट मिलता है। एफडी सबको पता है, आरडी सबको पता है, बेसिकली दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, राइट। एक तो होता है आपका टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, राइट, और दूसरा होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब सामने वाले ने डिमांड किया और आपको उसको पे करना पड़ेगा, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट
मैं कभी भी जाके उसमें से कुछ भी पैसा निकाल सकता हूँ। ये सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, राइट। फिर दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट, राइट, एफडी अकाउंट हो गया, टाइम डिपॉजिट्स। अब उसके अंदर क्या है, मैं कभी भी जाके निकाल तो सकता हूँ, पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था वो मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं जल्दी निकालूंगा तो एक प्रॉपर लॉक इन पीरियड के अंदर वो पैसा लग गया है। मान लो मैंने 2 साल के लिए एफडी खुलवाई है, सो इट्स अ काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट। मेरा इंटेंशन क्या है कि 2 साल बाद वो मैं पैसा लेने वाला हूँ, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये तो इंडिया वाले अकाउंट्स हो गए। बाहर फॉरेनर्स के भी कुछ अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे एनआर है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनके भी कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनके बारे में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट, राइट, इसको हम एनआरई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। यूज्ड टू होल्ड द फॉरेन अर्निंग्स इन आईएनआर। मान लो कोई पर्सन है, बाहर रहता है, वो फॉरेन अर्निंग्स कमा रहा है, उसको अगर आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करवा के इंडिया में रखना है तो वो क्या कर सकता है, एनआरई अकाउंट खोल सकता है। कौन सा अकाउंट खोल सकता है, एनआरई अकाउंट खोल सकता है, सही है। ये टैक्स फ्री होता है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हो रहा है उसके ऊपर इंडिया कोई भी टैक्स नहीं लेता है। यार ऑब्वियस सी बात है, बाहर का पर्सन आईएनआर के अंदर आना चाह रहा है, अच्छी बात है, राइट। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, कोई भी टैक्स इसके इंटरेस्ट पे नहीं लेती है। फुली रीपेट्रिएबल है, फंड्स कभी भी ट्रांसफर हो सकते हैं अब्रॉड विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। पहले उसने इंडिया के अंदर पैसा डाल दिया अच्छा खासा, वो कभी भी उसको फॉरेन भी ले जा सकता है। इसको बोलते हैं फुली रीपेट्रिएबल, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल भी गिवन है, से फॉर एग्जांपल प्रिया इज एन एनआरआई वर्किंग इन द यूके, वो यूनाइटेड किंगडम में काम कर रही हैं। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, राइट, वो पाउंड्स कमाते हैं वहां पे, तो 10,000 जीबीपी इंडिया में भेज दिए टू ओपन अ एनआरई सेविंग अकाउंट। अब क्या होगा, बैंक क्या करेगा, इसको पहले तो पाउंड से इंडिया में कन्वर्ट कर देगा, आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा, इंडियन रुपीज में, उसको डिपॉजिट कर लेगा। प्रिया इसको कभी भी यूके ले जा सकती है वापस इस मनी को, ऑब्वियस सी बात है, और इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स उनको नहीं पे करना पड़ेगा। ये होता है एनआरई अकाउंट। फिर आता है एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, यूज्ड टू मैनेज द इनकम अर्नड इन इंडिया। अभी मान लो कोई पर्सन है जो बाहर रहता है, उसकी इंडिया में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मान लो कोई शॉप है तो रेंटल इनकम आ रही है, पेंशन आ रही है, स्टॉक्स खरीद रखे हैं, डिविडेंड आ रहा है, तो ये तो इंडियन इनकम हुई। इसको कहां डिपॉजिट कराएगा, इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा। कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, एनआरओ अकाउंट खोलना पड़ेगा। एनआरई अकाउंट में क्या हो रहा था, बाहर से पैसा कमा के ला रहा था, इंडिया में जमा करवा रहा था। यहां इंडिया से ही कमा रहा है, इंडिया के अंदर ही जमा करवा रहा है, इसको बोलते हैं एनआरओ अकाउंट। यूज्ड टू मैनेज द इनकम अर्नड इन इंडिया, राइट। अब इनकम अर्न इन इंडिया हुई है तो वो टैक्सेबल भी इन इंडिया होने वाली है। इसके अंदर एक लिमिट लगी हुई होती है $1 मिलियन पर ईयर की, राइट, गाइडलाइन से कंप्लाई करके ये लिमिट होती है रिपेट्रिएशन की। ऐसा ही नहीं कि आप पूरा का पूरा रिपेट्रिएट कर सकते हो, एक लिमिट तक कर सकते हो, ठीक है, एक लिमिट तक कर सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अर्जुन एक एनआरआई है जो दुबई के अंदर स्टे करते हैं, बेसिकली ही ऑल्सो ओन्स अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। 50,000 पर मंथ उनका रेंट आता है इंडिया से, तो वो क्या कर सकते हैं, इस रेंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं किसमें, एनआरओ सेविंग अकाउंट में, और यहाँ पे वो एक लिमिट तक रिपेट्रिएट भी कर सकते हैं पर ईयर आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, क्योंकि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। फिर आता है तीसरा अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट। हो सकता है आप लोगों को ये पता हो, क्योंकि फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर मैंने ये वाला अकाउंट मल्टीपल टाइम्स कवर किया है, जस्ट बिकॉज आरबीआई ने इसकी इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस किए थे, राइट। फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई ने इसकी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस किए थे। पहला कौन सा पढ़ा था, एनआरई पढ़ा था, राइट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दूसरा एनआरओ पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एक एफसीएनआर भी होता है, बेसिकली ये फॉरेनर का एफडी अकाउंट है। आप ऐसे समझ लो, फॉरेनर को अगर एफडी करवानी है इंडिया में तो कैसे करवाएंगे, एफसीएनआरबी अकाउंट के थ्रू करवा सकते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। इसके बारे में हर चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। ये न्यूज में बार बार आया है अभी रिसेंटली, तो इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात देखो, सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है।
मान लो मैं बाहर रहता हूँ, राइट, मैं बाहर रहता हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, मुझे $1,00,000 इंडिया में डिपॉजिट करना है। कहाँ पे डिपॉजिट करने? इंडिया में डिपॉजिट करने। मैं तो यूएसए में रहता हूँ, तो जैसे ही मैं इंडिया में डिपॉजिट करता हूँ, पहले मैं इसको INR में कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसके बाद क्या करवाता हूँ? FD करवा देता हूँ। अब ये FD बढ़िया बात है, मैं इस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, पर INR का प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत जल्दी फॉल कर रहा है US डॉलर के सामने। तो अगर एक NRI ने, एक NR ने US डॉलर को कन्वर्ट किया INR में, तो INR अगर फॉल होने लग गया तो हो सकता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पता चले कि यार जो आपने डिपॉजिट करवाया वो तो उससे भी कम हो गया। ऐसा पॉसिबल है, राइट, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस INR के अंदर क्या करने वाले हो? अल्टीमेटली इसको आप वापस कन्वर्ट करने वाले हो USD के अंदर, या राइट, डॉलर में। तो अगर इसकी एक्सचेंज रेट ही गिर गई तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क, राइट, फॉरेक्स एक्सपोजर। आप यूएस के हो, आपने इंडिया मार्केट में एक्सपोजर ले लिया, आपके पास INR आ गए। अब INR का वैल्यू तो गिरे जा रहा है US डॉलर के सामने। जब भी उसको US डॉलर में कन्वर्ट करोगे आपको नुकसान होगा, राइट, आपको नुकसान होगा, या फिर हो सकता है जो एक्सपेक्टेड गेन आपने सोचा था वो ना हो। ऐसे केस में ये बहुत प्रॉब्लम था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या निकाला? RBI ने क्या निकाला? FCNR निकाला, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब अगर कोई NRI है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो चाहता है कि मैं इंडिया के अंदर FD कर दूं, वो ऐसा कर सकता है FCNR अकाउंट में, पर उसका जो फॉरेक्स रिस्क है वो भी कंट्रोल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ फॉरेन करेंसीज के अंदर FD करवा सकता है। US डॉलर के अंदर ही अकाउंट खुलवा सकता है वहीं पे, राइट, GBP में, यूरो में, जापानीज येन में, और कुछ ऑप्शंस है फॉरेन करेंसीज के जिसमें वो आपका अपना खुद का पैसा रख सकता है FD के अंदर। वो पैसा इसी में मेंटेन रहेगा, राइट, US डॉलर में ही मेंटेन रहेगा। बेसिकली ही इज नाउ नॉट एक्सपोज टू दैट फॉरेन करेंसी का रिस्क, ठीक है। ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट ही होता है, ये कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें आप रोज रोज ट्रांजेक्शन करने लग जाओ, नो, इट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे सिर्फ क्या होने वाला है? टर्म डिपॉजिट्स ही होने वाले हैं। टेन्योर इसका रहने वाला है 1 साल से 5 साल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल से कम नहीं हो सकता, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 साल से कम नहीं हो सकता, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज को। की फीचर्स, कोई भी करेंसी कन्वर्जन लॉस नहीं होता क्योंकि इसको फॉरेन करेंसी के अंदर मेंटेन किया जाता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को फुली रिपेट्रिएट किया जा सकता है बाहर कभी भी। ये भी इंटरेस्ट फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है, राइट। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। इंडियन गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेती है। यार इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स, फॉरेन करेंसी आ रही है इंडिया के अंदर, लोग डॉलर में, GBP में पैसा जमा करवा रहे हैं, FD करवा रहे हैं। सो इट्स अ गुड स्टेप फॉर इंडियन गवर्नमेंट, राइट। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। It can be converted into RFC और रेजिडेंट रूपी अकाउंट when the NRI returns permanently। जब NRI इंडिया के अंदर वापस मान लो परमानेंटली आ गए और उनका FCNR अकाउंट चल रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं? RFC अकाउंट या फिर रेजिडेंट रूपी अकाउंट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इसको आप बाद में पढ़ के समझ सकते हो, राइट। बेसिकली मिस्टर राज जो है वो एक NRI हैं जो USA में रहते हैं, अब कमाते भी USA के अंदर है, US डॉलर्स के अंदर कमाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? FCNR अकाउंट खुलवा लिया इंडिया के अंदर 50,000 USD से 3 साल के लिए। अब वो रहेंगे USD के, अब वो रहेंगे USA के अंदर, तो ऑब्वियसली उनको USD के अंदर ही पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पे उनका फॉरेन करेंसी रिस्क चला गया, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होने वाले। हम भी क्या करेंगे इंडिया में, उसको 50,000 USD पे मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे जो टैक्स फ्री होगा और कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं डोमेस्टिक रूपी डिपॉजिट। तो ये हमने 3 फॉरेन रिलेटेड डिपॉजिट से बात कर ली, एक तो NRE अकाउंट, NRO अकाउंट और FCNR अकाउंट। क्योंकि आगे टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है सर्कुलर में, तो मैंने सोचा आपको पहले ही समझा देता हूं ताकि बाद में आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। करंट अकाउंट आप सभी को पता है, कोई भी इंटरेस्ट उस पर पे नहीं होगा। सर्कुलर में क्लियरली लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज काइंड ऑफ अकाउंट्स। एक्सेप्शन, आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, मान लो डिपॉजिटर नहीं रहे, राइट, तो जब तक उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता, यहां तक उनको सेविंग रेट का ब्याज मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट उनको यहां पे मिल सकता है टिल द टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है।
अच्छा, उनको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल सकता है, पर वो इंडिविजुअल डिपॉजिटर होने चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होने चाहिए। इंडिविजुअल मतलब ऐसा पर्सन जो खुद के कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी बना के, कोई पार्टनरशिप फर्म बना के नहीं कर रहा है, राइट। और सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला बिजनेसमैन, ठीक है। मान लो मैंने एक मेरी जनरल स्टोर लगा ली, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, या फिर मैं इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डिपॉजिटर भी हो सकता हूं। ये इसी केस के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है सेविंग खाते का, बाकी इस पे नहीं मिलता। अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई तो उसको सेविंग रेट मिल जाएगा टिल द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ये होता है करंट अकाउंट के केस में। सेविंग अकाउंट आपका मेरा सबका सेविंग अकाउंट है, सभी को पता है। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे, और सेम रेट आपको लगानी पड़ती है फॉर बैलेंसेस लेस देन 1 लाख रुपी। वहां पे आपको सब लोगों के लिए एक ही रेट रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 1 लाख या उससे कम का डिपॉजिट है तो उन सब लोगों के लिए एक ही रेट रख सकते हो आप, पर डिफरेंशियल रेट रख सकते हो अगर अमाउंट बैलेंसेस बेसिकली 1 लाख से ज्यादा है, राइट। तो मान लो किसी ने 90,000 रख रखे हैं तो उसके लिए अलग रेट लगेगी, और किसी ने मान लो 10 लाख रुपीज रख रहे हैं तो उसके लिए अलग रेट लगा सकते हो। डिफरेंशियल रेट्स यहाँ पे आप लगा सकते हो, ओके। तो ये चीज याद रखना, ये वाली लिमिट याद रखना। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट, एफडी पकड़ लो आप, ठीक है। एफडी, इसका मिनिमम टेन्योर होता है 7 दिन। 7 दिन से कम की एफडी आप नहीं करवा सकते, ठीक है। 7 डेज से कम की एफडी आप नहीं करवा सकते, याद रखना। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट शैल बी ऑफर्ड ओनली ऑन बल्क डिपॉजिट। वीडियो चालू होने से बिल्कुल वीडियो चालू होती है आपको बताया था बल्क डिपॉजिट क्या होता है। कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग होता है, राइट। सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अलग होता है। तो वो चीज़ याद रखना, आरआरबी और लोकल एरिया बैंक के लिए बिल्कुल अलग होता है, राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ओके। तो इसीलिए वहां पे पहले आपको बल्क डिपॉजिट पढ़ा दिया था। आई होप आपको यहाँ पे याद होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 3 करोड़ का अमाउंट था, तो आप डिफरेंशियल रेट्स एफडी के अंदर तभी चार्ज कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट्स में तभी चार्ज कर सकते हो जब बल्क डिपॉजिट का केस हो। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन 2 केसेस। अगर वो कोई बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 के अंदर करी हो या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर करी हो, तो डिफरेंशियल रेट्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल रेट्स ऐसे केस के अंदर नहीं लगेंगे। टर्म डिपॉजिट्स बिलो 1 करोड़ मस्ट ऑफर प्री मेच्योर विड्रॉल। इंडिविजुअल एचयूएफ हो, या तो आप इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, और आपने क्या करवा दिया, प्री मेच्योर विड्रॉल करवा दिया, तो वहां पे बिलो 1 करोड़ तक वो पॉसिबल है, राइट। एफडीज के केस में प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड होता है इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर 1 करोड़ से कम की है, राइट। इंटरेस्ट फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल, तो जो एक्चुअल रेट है टेन्योर का वो लगेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट नहीं लगेगा। मान लो आपने 5 साल की एफडी करवाई, राइट। मान लो 80 लाख की एफडी थी, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, 1 लाख की एफडी 80 लाख की एफडी थी, 5 साल का टेन्योर था। आपको बैंक ने बोला यार तुम 7% ले लेना इंटरेस्ट, आपने वो 2 ईयर के अंदर ही 2 ईयर के अंदर ही ब्रेक कर दी। ऐसे केस में क्या आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट मिलेगी 7% की? नहीं मिलेगी। जो बैंक का 2 साल का क्राइटेरिया चल रहा था, मान लो उसके हिसाब से आपको 6% मिलना था, तो आपको 6% वहां पे मिलेगा अगर आपने प्री मेच्योर करवा दिया तो, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शन, देखो बैंक के पास फ्रीडम होता है कि वो टर्म डिपॉजिट्स ऑफर कर सकती हैं विदाउट प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शन। वो आपको टाइम से पहले नहीं निकालनी पड़ेगी। प्री मेच्योर का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने 2 साल की एफडी कराई तो कम से कम 2 साल तो रखूं। तो बैंक ऐसी एफडीज निकाल सकता है जहां मुझे मेरे लिए कंपलसरी हो जाए कि मुझे 2 साल तो रखना ही पड़ेगा, मैं उसको प्री मेच्योर नहीं करवा सकता। बैंक ऐसी एफडीज निकाल सकता है, ओके। पर कमर्शियल बैंक अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 1 करोड़ रुपए तक आपको प्री मेच्योर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मान लो मेरी 1 करोड़ की एफडी है या उससे कम की एफडी है, तो बैंक को मुझे प्री मेच्योर फैसिलिटी यहाँ पे कंपल्शन है देनी पड़ेगी। अरे भाई मैं रिटेलर हूं, मैं छोटा पर्सन हूं, राइट। मैंने तो 1 करोड़ से कम की एफडी कराई है, मेरी मर्जी होगी तब मैं निकाल लूंगा। तो बैंक को वहां कंपल्शन है कि उनको प्री मेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उनको देना पड़ेगा।
ऑल द टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम एचयूएफ। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक हो तो उसको एचयूएफ को भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारे यहाँ पे क्राइटेरियाज है, राइट। एडिशनल इंटरेस्ट रेट, क्या जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है बैंक उससे भी ज्यादा दे सकता है क्या? एक इंटरेस्ट रेट का चार्ट बना बैंक के अंदर, क्या उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जा सकता है? यस, अगर आप बैंक के स्टाफ हो, भले करंट हो या रिटायर्ड हो, आपको मिल सकता है। ठीक है, बैंक के स्टाफ को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। स्पाउस ऑफ डिसीज स्टाफ, उनको भी अलाउड है। या फिर सीनियर सिटीजन्स, आप सभी जानते हैं सीनियर सिटीजन्स को इंडिया के अंदर 1% ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू अदर नॉन सीनियर सिटीजन्स, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड है। ओवर ड्यू डिपॉजिट, सर ओवर ड्यू डिपॉजिट मतलब देखो समझना, डिपॉजिट यहाँ मैच्योर हो गई, इस पॉइंट पे डिपॉजिट मैच्योर हो गई, अभी ये खाली पीरियड है जहां पे ना तो मैंने रिन्यू करवाया ना ही मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में लिया, दोनों ही बातें नहीं हुई। ना तो इसको तोड़ के मैंने मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में लिया, ना ही इसको रिन्यू करवाया, तो ये भी आइसोलेशन पीरियड चल रहा है एफडी का। ऐसे केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है वो, या फिर जो ओरिजिनल डिपॉजिट रेट पे है वो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सेविंग पे रेट है मान लो 4%, ओरिजिनल एफडी पे रेट है मान लो 6%, तो आपको 4% मिल जाएगा, विच एवर इज लोअर। फ्लोटिंग रेट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, आप सभी जानते हो एफडी का रेट इंडिया के अंदर फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग रेट की भी कुछ एफडीज होती है। मान लो कोई फ्लोटिंग रेट की एफडी है तो कितना परसेंट, वो तो पता ही नहीं चलेगा, तो कोई बेंचमार्क हमको चाहिए होगा, एक बेंचमार्क यहाँ पे नेसेसरी होगा। फ्लोटिंग रेट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट शैल बी लिंक्ड ईदर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट डिटर्मिनेबल एक्सटर्नल बेंचमार्क, मतलब किसी ना किसी बेंचमार्क रेट से मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा, कंपल्सन है। अरे जोड़ेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा, राइट। उसमें जो चेंजेस होंगे कैसे पता चलेंगे? तो किसी ना किसी को बेंचमार्क से इसको जोड़ना पड़ेगा बैंक को, नहीं तो उसकी मनाही नहीं इशू कर सकते फ्लोटिंग रेट वाली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शंस है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें याद रखने वाली है, बाकी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रेट है, एक दो बार पढ़ते ही पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ऐसा इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक सेविंग डिपॉजिट, डोमेस्टिक सेविंग डिपॉजिट की बात हो रही है, पहले तो सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। ठीक है, कमर्शियल बैंक हो तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या उससे भी कम इंटरवल में आप मंथली देना चाहते हो आप दे सकते हो, 2 महीने में देना चाहते हो दे सकते हो, पर क्वार्टरली तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते हो अगर आप कमर्शियल बैंक हो। तो अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हो तो या तो आप क्वार्टरली दे दो, या आप लॉन्गर इंटरवल में भी दे सकते हो, आप हाफ ईयरली भी दे सकते हो, आप एनुअली भी दे सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, ये चीज समझने वाली है। पेनल्टी ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, अगर आपने एफडी को प्री मेच्योर करवा दिया, राइट, तो सबसे पहले तो देखो बैंक को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर प्री मेच्योर किसी ने करवा दिया, 5 साल की एफडी करवा के 1 साल में तोड़वा दी, 1 महीने में ही तोड़ दी, तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका, इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए बैंक के पास। उसके अंदर क्लियरली पेनल्टी मेंशन होनी चाहिए, अप्रूव की हुई भी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, हवा में नहीं कि करवाने दो फिर देखते, नहीं, आपके पास पहले से ही एक पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। ओके, कंपोनेंट पेनल्टी के क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए, डिपॉजिटर को क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पहले बता नहीं रहे हो उसके बाद में पेनल्टीज लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियरली बताओ डिपॉजिटर को एफडी करवाते टाइम कि अगर तुमने प्री मैच्योर करवाई तो इतनी तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, मान लो एक डिपॉजिटर था, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, तो जो क्लेमेंट्स थे, ठीक है, इस डिसीज पर्सन के जो क्लेम करने वाले लोग थे, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 थे, तो 1 लाख का ये अमाउंट था, अब ये इन दोनों का हो जाएगा, राइट, ये इन दोनों का हो जाएगा, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी प्री मैच्योर की अगर टर्म डिपॉजिट को उतने ही पीरियड के लिए रखा जाए, राइट। मान लो मिस्टर डी ने 5 साल की एफडी करवाई थी, तो ये भी अगर आगे 5 साल के लिए कंटिन्यू कर लें, टाइम पीरियड के साथ नहीं छेड़खानी करें, तो कोई भी यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगने वाली है। ओके, चैप्टर 4 में रुपी डिपॉजिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, एक नॉन रेजिडेंट हो सकता है, वो भी पैसा रुपी के अंदर डिपॉजिट करवा सकता है इंडिया के अंदर, हमने पढ़ा था कैसे करवा सकता है, यानी कि एनआरई और एनआरओ, राइट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट,
नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। क्या फर्क होता है दोनों में, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो जब चालू हुआ था तभी हमने समझ लिया था 5-10 मिनट के बाद ही कि एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर सब क्या होता है, राइट। आई होप अभी आप रिलेट कर पाओगे। फटाफट से मुझे बता दो एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है। इन पे जो इंटरेस्ट आता है, अब एनआरई अकाउंट है तो 1 साल से कम के लिए मत खोलना, एनआरओ अकाउंट है तो 7 दिन से कम के लिए मत खोलना। उतना मिनिमम टेन्योर तो होना ही चाहिए डिपॉजिट्स का, उतना मिनिमम टेन्योर तो यहाँ पे होना ही चाहिए डिपॉजिट्स का। प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी है, राइट, वो तो लगेगी, पर अगर आपने आरएफसी में कन्वर्ट करवा दिया, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट का ऑप्शन होता है। मान लो मैं एक नॉन रेजिडेंट हूँ, ठीक है, मैंने एनआरई अकाउंट खोला, एनआरओ अकाउंट खोला, अब मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो फिर मैं मेरा पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे केस के अंदर कोई भी प्री मैच्योर पेनल्टी मेरे ऊपर नहीं लगेगी। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, पर बल्क डिपॉजिट्स पे ही कर सकते हो, राइट, बल्क डिपॉजिट्स पे ही कर सकते हो। अच्छा, रुपी डिपॉजिट्स जो आप नॉन रेजिडेंट्स के लेने वाले हो अंडर एनआरई और एनआरओ, ये सिर्फ वही बैंक्स लेंगे जिनको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने परमिट कर रखा है, ठीक है। फेमा एक्ट ने जिनको ऑथराइज कर रखा है, सिर्फ वही बैंक से लेने वाले एनआरई एनआरओ डिपॉजिट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बैंक नहीं ले सकता। फेमा का परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन, बैंक के पास ऑप्शन है कि वो विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन भी दे सकता है। सेम केस जो आईएनआर के वाले के केस में हमने नॉर्मल रेजिडेंट के केस में डिस्कस किया था, यहाँ पे एनआरई एनआरओ के अंदर भी ये पहली लाइन तो सेम है, राइट। एनआरई एनआरओ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर अमाउंट ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ शैल हैव प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, सेम प्रोविजन, राइट। मैं इंडिया में रहता हूँ, 1 करोड़ से कम की एफडी है, मेरे को प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन मिलना चाहिए। मैं यूएसए में रहता हूँ, मैंने एनआरई अकाउंट एनआरओ अकाउंट खोला, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, 1 करोड़ से कम की एफडी है, मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए, ठीक है। मेजरली चीज़ें वही हैं, मेजरली यहाँ पे भी चीज़ें वही है, रीडिंग करोगे सब समझ में आ जाएगा। बाकी की कंडीशंस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे सेम ही है। बैंक शैल नॉट मार्क एनी काइंड ऑफ लीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट एनआरई सेविंग डिपॉजिट, ये आपको याद रखना है। एनआरई सेविंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक कोई भी लीन नहीं मार्क कर सकता है, ठीक है, कोई भी लीन नहीं मार्क कर सकता है। और प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए वही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, ओके। कोई भी प्री मैच्योर पेनल्टी नहीं लगेगी, विड्रॉल पेनल्टी अगर एनआरई टर्म डिपॉजिट को कन्वर्ट करवाया आपने आरएफसी अकाउंट में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेनल्टीज फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल शैल बी लेवर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनआरई डिपॉजिट इनटू एफसीएनआर डिपॉजिट एंड वाइस वर्सा। अगर आप एनआरई को एफसीएनआर में ले जा रहे हो या फिर उल्टा कर रहे हो तो यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, उसके बाद बात करते हैं एफसीएनआर की, ठीक है। अभी हमने बात करी आईएनआर डिपॉजिट की। अगर मैं इंडिया के अंदर हूं तो मैं आईएनआर ही डिपॉजिट कराऊंगा। अगर मैं यूएस के अंदर हूं और आईएनआर के अंदर डिपॉजिट करवाना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को पहले करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी आईएनआर में मेरी होम करेंसी से, और उसके बाद मैं इंडिया के अंदर एफडी करवा सकता हूं, सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकता हूं। पर अब मैं अगर बाहर का पर्सन हूं, इंडिया से बाहर रहता हूं, पर मैं आईएनआर में जाना ही नहीं चाहता, मैं किस में जाना चाहता हूं, पैसा रखना चाहता हूं इंडिया में पर फॉरेन करेंसी में, क्योंकि मुझे फॉरेक्स एक्सपोजर नहीं चाहिए, मुझे फॉरेक्स एक्सपोजर नहीं चाहिए। ऐसे केस में क्या करेंगे आप लोग बताओ। अब ऐसे केस में क्या होगा, एफसीएनआर अकाउंट के अंदर मैं चला जाऊंगा, राइट। किस में चले जाऊंगा, एफसीएनआर अकाउंट के अंदर मैं चले जाऊंगा। और एफसीएनआर अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि एफसीएनआर अकाउंट आखिर होता क्या है, राइट। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स स्कीम शैल बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दोज बैंक जिनको फेमा का लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है, ऑथराइजेशन मिली हुई है। अभी देखना इनका जो टेन्योर होता है ना, वो ऐसा नहीं कि कभी भी करवा दिया, देखो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो इनका मेच्योरिटी पीरियड डिफाइंड है ऑलरेडी, 1 ईयर से 2 ईयर तक, 2 ईयर से 3 ईयर तक, 3 ईयर से 4 ईयर तक, 4 ईयर से 5 ईयर तक, और मैक्स 5 साल तक, राइट। 1 साल से कम नहीं हो सकता, 5 साल से ज्यादा अलाउड नहीं है।
provided that no bank shall accept or renew FCNR deposit over 5 years and no recurring deposit shall be accepted under the FCNR deposit scheme. FCNR के अंदर RD नहीं चल सकती, FD ही चलेगी। रिकरिंग डिपॉजिट नहीं कर सकते कि हर महीने दे दूंगा, अरे नहीं भाई, एक बार में दो, जो भी देना है एक बार में दो, और 5 साल से ज्यादा के लिए मत दो, 1 साल से कम के लिए नहीं, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं। साइज ऑफ द डिपॉजिट, बैंक शैल एट द डिस्क्रिशन डिसाइड द करेंसी वाइज मिनिमम क्वांटम ऑन विच डिफरेंशियल रेट्स में बी ऑफर्ड। तो करेंसी वाइज हर करेंसी के लिए अलग मिनिमम क्वांटम निकाला जाएगा कि एक्स वाई जी अमाउंट से ऊपर होती है तो डिफरेंशियल रेट्स चार्ज की जा सकती है, राइट। द इंटरेस्ट शैल बी पेड विद इन द सीलिंग ऑफ ओवरनाइट ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। आ गई आपकी ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। सर एफसीएनआर अकाउंट पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? देखो, एक तो पहले एआरआर लिया जाएगा, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। किसी एक रेफरेंस रेट को लो, उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लो, राइट, और वो आपका एफसीएनआर पे आपको मिल जाएगा, बैंक उतना चार्ज करेगा, राइट। यहां पे वही बात लिखी हुई है। द इंटरेस्ट रीसेट पीरियड शैल बी 6 months फॉर ऑल द फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट। अगर फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट है तो हर 6 महीने में आरबीआई इसका इंटरेस्ट रेट, बैंक इसका इंटरेस्ट रेट क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। ये जो रीसेंट इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट शैल बी एज अंडर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मार्च महीने तक इसको हाइक कर दिया गया था, मतलब जो मार्च तक इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर ज्यादा बेनिफिट उसको मिला था, जस्ट टू बूस्ट दी फॉरेन करेंसी इनफ्लोज इन इंडिया, राइट। 1 साल से 3 साल तक करवा रहे हो तो आपका जो एआरआर है प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, 5 साल तक करवा रहे हो, 3 साल से 5 साल के बीच में करवा रहे हो तो एआरआर प्लस 350 बेसिस पॉइंट। सर बेसिस पॉइंट क्या होता है? अरे 100 बेसिस पॉइंट मिलके 1% बनाता है, तो ये तो 2.5% हो गया, ये 3.5% हो गया। तो आपका एआरआर लो, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट, उसमें 2.5% ऐड कर दो। अगर 1 से 3 साल तक है तो उसमें 3.5% ऐड करना, अगर 3 साल से 5 साल है तो। ये प्रोविजन है, ठीक है, यही प्रोविजन है। रिन्यूअल, अगर 14 डेज ऑफ मेच्योरिटी के अंदर उसका रिन्यूअल हो गया तो यूज लोअर ऑफ ओरिजिनल और करंट रेट। 14 डेज के बाद रिन्यूअल हो रहा है तो उसको नया डिपॉजिट मान लो, उसको क्या मान लो? नया डिपॉजिट मान लो। अगर डेथ हो गई, एफसीएनआर अकाउंट में किसी ने पैसा डाला, उसकी डेथ हो गई, तो मेच्योरिटी पे क्या होगा? इंटरेस्ट एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट। अगर मेच्योरिटी पे ही हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो रेट तय की होगी उस पे ही मिलेगा। पर अगर बिफोर मेच्योरिटी आपने विड्रॉल करवा लिया, उसके लीगल एयर्स ने, नॉमिनी ने विड्रॉल करवा लिया, ऐसे केस में पेड फॉर एक्चुअल पीरियड, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, पर एक्चुअल पीरियड के लिए पे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए नहीं पे किया जाता इंटरेस्ट। इफ रेजिडेंट्स क्लेम इट, कन्वर्ट इनटू आईएनआर एंड ट्रीटेड लाइक डोमेस्टिक डिपॉजिट। अगर कोई रेजिडेंट उसको क्लेम करना चाह रहा है, क्योंकि वो डॉलर में है, क्योंकि बाहर वाले पर्सन का था, आप नॉमिनी हो, आप रेजिडेंट हो, तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट करवा के एज अ डोमेस्टिक डिपॉजिट ट्रीट कर लो, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट ऑफ एनआरआईज ऑन रिटर्न टू इंडिया, राइट। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर दे रखा है कि बैंक अपने डिस्क्रिशन पे क्या कर सकता है, ऑन द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा एफसीएनआर अकाउंट जो है, राइट, मैं इंडिया में आ रहा हूं तो उसको आप कन्वर्ट कर दो, राइट, उसको आप कन्वर्ट कर दो। तो उस केस के अंदर बैंक यहाँ पे ये वाले प्रोविजंस फॉल कर सकता है, हो सकता है वो कंटिन्यू करे उसको एट द सेम इंटरेस्ट रेट, राइट। और भी कुछ प्रोविजन है, या फिर हो सकता है वो उसको अपने रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले, आरएफसी अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें, ये वाला आप खुद रीड कर सकते हो। पेनल्टी ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, ये भी बहुत ही स्ट्रेट है, आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, राइट। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, हम सब ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट। आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ इसमें नया है कि नहीं है। ऑलमोस्ट गाइस सेम है, आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, इसको भी आप खुद से पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बस एक रीडिंग दो। आई थिंक मेजरली सबके वाले प्रोविजंस सेम ही है, राइट। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, एक बैंक कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज नहीं देगा डिपॉजिट्स करवाने के लिए किसी को भी, एक्सेप्ट डोर टू डोर एजेंट, जो घर जा जाके डिपॉजिट्स खोल रहे हैं उनको तो देना ही पड़ेगा कमीशन, या फिर कोई डीएसए है, राइट, डीएसए है
लोन करवाने के लिए जो एजेंट्स होते हैं डीएसए या कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है तो उनको तो ऑब्वियसली आपको कमीशन यहाँ पे देना ही पड़ेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या आप लोगों को पता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर भी बहुत गेम चेंजर प्रूव हुआ था। नो लॉटरीज, प्राइजेस, स्कीम्स, फ्री ट्रिप्स एक्सेट्रा। डिपॉजिट करवा दो, लॉटरी खुल जाएगी, प्राइज मिल जाएगा, नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें बैंक के लिए सही नहीं है, तो ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन है, 250 रुपये तक का गिफ्ट दिया जा सकता है, जैसे आजकल बैंक पेन स्टैंड्स, पेन दे देते हैं, राइट, नोटबुक्स दे देते हैं, वो चल जाता है। अगर इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है 250 तक का अमाउंट, वो दिया जा सकता है। कैन नॉट हाईलाइट कंपाउंड यील्ड ओनली। अगर आपने कोई डिपॉजिट्स लेके आए उस पर आप सिर्फ कंपाउंड यील्ड को हाईलाइट मत करो, सिंपल इंटरेस्ट रेट को भी हाईलाइट करो। बेसिकली लुक्रेट मत करो सिर्फ इन्वेस्टर को कंपाउंड यील्ड दिखा के। Cannot accept deposits from political parties or unincorporated bodies via private financiers, तो ये भी prohibited है। Cannot give loan against the term deposits of other banks, दूसरे बैंक की टर्म डिपॉजिट के लिए आप लोन मत दो, हालांकि सेम बैंक अपनी टर्म डिपॉजिट के लिए लोन दे सकता है। इन चीज़ों पे, इन रिस्ट्रिक्शंस पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो इन सब पे लगते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट स्कीम, एसएचजी हो गया, विकास वॉलंटरी वाहिनी हो गया, इन सब पे ये वाले सारे प्रोहिबिशंस नहीं लगते हैं। अब फटाफट से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं ताकि ये बेटर हमको समझ में आ पाए। होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो, आपको फटाफट से सर्कुलर समझ में आ गया हो। अब इस पे कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एज पर द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन 2025 रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, what is the key requirement regarding the interest rate uniformity on deposit across bank branches? बहुत ही सिंपल, बेसिकली गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है, राइट। ऑब्जेक्टिव से जो नेक्स्ट हमने बिल्कुल पढ़ा था अगली स्लाइड पे, वही चीज पूछ ली है सेम। आई होप ये वाली सारी चीजें आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे इजीली। सो एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? What should be the correct answer here, guys? Everyone in the comment section. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई होप सब लोग इसका आंसर कर पाओगे। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन। The correct answer here is option B. Banks must maintain uniform interest rate for the same amount and tenures across all the branches. पहली चीज जो हमने सर्कुलर के अंदर पढ़ी थी। Which of the following must be maintained by the bank in their core banking system as per the 2025 direction related to interest on deposits? कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से ऑप्शन पढ़ो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या मेंटेन करना है। यहाँ पे मैंडेटरी है ताकि उसका रिव्यू हो पाए, ताकि उस चीज का रिव्यू हो पाए, उसका ऑडिट हो पाए। Here the correct answer is ऑप्शन सी, बल्क डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कार्ड। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट। आई थिंक दूसरी या तीसरी स्लाइड में ही पढ़ा था इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। अंडर द न्यू डायरेक्शंस, हाउ शुड इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशंस विद द कस्टमर बी हैंडल्ड? नेगोशिएट कैसे किया जाए कस्टमर से एज पर द डायरेक्शंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स?
What should be the correct answer? What should be the correct answer here? क्या अलाउड भी है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशंस आर नॉट एट ऑल अलाउड. What is the minimum tenure required for deposits, domestic term deposits, as per the RBI Directions 2025? अगर आपको डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट करवानी है, मिनिमम टेन्योर उसका क्या रहने वाला है? ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था. What should be the minimum tenure of domestic term deposit? What should be the correct choice here? Everyone in the comment section. And the correct choice here is option C, 7 days. Under the RBI direction, which type of deposits are excluded from receiving differential interest rates? कौन से deposits पे differential interest rates नहीं लिए जा सकते हैं, वहां पे नहीं किए जा सकते हैं? What should be the correct choice here? बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. फॉर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 1 करोड़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरीली अलाउड? 1 करोड़ से कम के टर्म डिपॉजिट है तो यहां पे कौन सी चीज आपको मैंडेटरीली फॉलो करनी पड़ेगी एज अ बैंक? अगेन ए सिंपल क्वेश्चन जिसका आई होप सभी लोग जवाब दे पा रहे होंगे. करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी. ठीक है. मिनिमम टेन्योर फॉर एनआरई टर्म डिपॉजिट, आप सभी जानते हो एनआरई टर्म डिपॉजिट पे भी एक मिनिमम टेन्योर लगता है. क्या वो मिनिमम टेन्योर है? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. एवरीवन क्विकली इन द कमेंट सेक्शन, एनआरई टर्म डिपॉजिट्स पे मिनिमम टेन्योर यहां पे कितना लगता है? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 1 ईयर का यहाँ पे मिनिमम टेन्योर रहता है. अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एनआरई डिपॉजिट इज कन्वर्टेड इनटू आरएफसी अकाउंट आफ्टर द एनआरआई रिटर्न्स टू इंडिया? एनआरआई साहब इंडिया के अंदर आ गए, उनका एनआरई डिपॉजिट जो है वो हमने आरएफसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया. व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कन्वर्जन हैपेंस? व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस हियर? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन क्विकली गाइस, सभी को आंसर देना है यहां पे. And the correct choice here is option B, no penalty is levied and the rate is adjusted here. Interest earned on an NRO account is what? Is it taxable or is it
फुली टैक्स फ्री और इज इट एग्जेम्प्ट इफ जॉइंटली हेल्ड, या फिर टैक्सेबल ओनली अबव 1 लाख, या फिर टैक्सेबल इन फॉरेन कंट्री ओनली एंड नॉट इन इंडिया? What should be the correct choice here? What should be the correct choice here? The correct choice here is option B, टैक्सेबल एज पर द इंडियन लॉ। एनआरओ अकाउंट के अंदर यहाँ पे टैक्सेबल होता है, एनआरई और एफसीएनआर नहीं होता है। व्हाट इज द एनुअल रिपेट्रिएशन लिमिट फॉर द फंड्स इन द एनआरओ अकाउंट? तो फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे क्या लिमिट है, या फिर कोई भी लिमिट नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? अगर लिमिट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी लिमिट है, नहीं है तो भी बताओ कि नहीं है। यहां पे इसका करेक्ट आंसर है देयर इज अ लिमिट ऑफ $1 मिलियन। अच्छा, एफसीएनआर बी अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीएनआर बी अकाउंट सबको अच्छे से आना चाहिए, ओके? ये सबको आना चाहिए। एफसीएनआर बी अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विकली इन द कमेंट सेक्शन गाइस, बहुत ही सिंपल है। देखो ऑप्शंस देख के ही समझ में आ रहा है, इट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, राइट? बहुत स्ट्रेट है। व्हाट इज द परमिटेड टेन्योर फॉर एफसीएनआर बी टर्म डिपॉजिट? कितना उसका टेन्योर होना चाहिए? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना उसका टेन्योर होना चाहिए यहाँ पे। देखो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओपन एन आरएफसी अकाउंट? कौन यहाँ पे आरएफसी अकाउंट खोल सकता है? तो रिटर्निंग एनआरआई एनपीआईओज कैन ओपन दैट। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एन आरएफसी अकाउंट? उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है? होल्डिंग द फॉरेन करेंसीज आफ्टर रिटर्न टू इंडिया, राइट? ये इसका प्राइमरी बेनिफिट यहाँ पे होता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि वो हम ला सकें आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।